session number 5. In this session, we are going to furthermore discuss the de Broglie principle, जिसमें उन्होंने बताया था that मैटर जो होते हैं जिसका m into v उतना होता है उनका मोमेंटम, राइट। अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है तो m into v जितना उनका मोमेंटम होगा, और वो जो मोमेंटम है उसका, उस मोमेंटम के हिसाब से उसके पास कुछ ना कुछ लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ रहेगी। जबकि हमारे दिमाग में वो सीधा सीधा नहीं बैठा था जब 11th में हमने वो पढ़ा था, ओके। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि हमारा मैटर जो है, कोई भी मैटर पार्टिकल, वो वेव की तरह बिहेव करता है। अब सेम थिंग हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस घूमता रहता है। न्यूक्लियस के अराउंड घूमते घूमते उस इलेक्ट्रॉन में वही पॉसिबल प्लेसेस पे वो घूमेगा जहां पर उसका जो वेव फॉर्म बन रहा है उस वेव फॉर्म को कंप्लीशन मिलेगा, वो वेव फॉर्म कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहां से उसने स्टार्ट किया तो ये जो हो गया उतना आर्क लेंथ जो है दैट्स योर लैम्बडा, ओके, क्योंकि एक खत्म हो गया ना वेव। तो ये जो लैम्बडा है उसके 1, उसके बाद 2 एंड देन ये खत्म हो गया दैट्स 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन लास्ट 6। सो टोटल 6 लैम्बडा जितनी उसकी ऑर्बिट की लेंथ हो गई, यस और नो, ओके। सो उसकी ऑर्बिट की लेंथ हमारी 6 लैम्बडा जितनी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे लिखेंगे कि पूरी ऑर्बिट जो है लेट अस से रेडियस इज r, तो ये सरकमफेरेंस मेरा 2 पाई r हो गया। उसके साथ हमारे पास ये NH/2 पाई, ओके, ये पार्ट था। अब इन दोनों पार्ट्स को मैं कंपेयर कैसे करूं? ये जो NH/2 पाई बोर ने बताया था, उस बोर को जो भी फॉर्मुलेशन किया उसको हमें डी ब्रोई से पता चलेगा कि कैसे हुआ। सो लेट अस सी दैट। देखिए 2 पाई r दैट्स द सरकमफेरेंस। इस 2 पाई r सरकमफेरेंस के लिए उसने n लैम्बडा, कितना n लैम्बडा, उतना सरकमफेरेंस लैम्बडा के टर्म्स में किया। अब ये जो 2 पाई r है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग हम अगर आगे बढ़े तो n की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी कि 1 2 3 4 5 6 जितने लैम्बडा इसके अंदर बनेंगे उतना, राइट, जितने लैम्बडा उसके अंदर बनेंगे उतना वो हमारे पास n रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट लैम्बडा हमारे पास क्या था? सो माय लैम्बडा अकॉर्डिंग टू द de Broglie theory, this lambda was equal to h upon mv। वो क्या था? h upon mv। तो जब भी हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू h upon mv रखेंगे, so I'll have 2 pi r is equal to nh/mv, ओके। अब ये जो मेरे पास nh/mv है उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। सो I'll have mvr, इस mv को उस साइड लेके, so it will be nh/2 pi, and what is this mvr? It is the angular momentum L. So that's how de Broglie gave the explanation to the orbits given by the Bohr. Let's go to the last theory of this section. Define the terms. First is excitation and ionization energies, and excitation and ionization potentials. So let's go for that. Excitation energy सबसे पहले है क्या? Excitation energy of an atom is defined as the energy required, कितनी एनर्जी उसको चाहिए अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में, 3 में, 4 में, 5 में वो जाना चाहता है, तब उसने कितना टाइम, तब उस टाइम में उसने कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही, वो होगी मेरी एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? अब हाइड्रोजन एटम जो मेरे पास है उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 में, राइट। अब उस इलेक्ट्रॉन को सबसे नजदीकी ऑर्बिट कौन सी होगी? तो वो होगी n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 में से n इज इक्वल टू 2 में अगर उस इलेक्ट्रॉन को मुझे भेजना है तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी?
तो सिंपल एज दैट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी डेल्टा ई एंड दैट डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। अब देखो E2 माइनस E1 जब हम कर रहे हैं, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने बताया था दैट एनर्जी वैसे भी उसका फॉर्मूला नेगेटिव वाला है, ओके। सो उसकी एनर्जी के n इज इक्वल टू 1 2 हर एक बार की एनर्जी को याद रखने को बोला था लास्ट टाइम। n इज इक्वल टू 1 में उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रहेगी -13.6 और n इज इक्वल टू 2 में -3.4। अगर हम एनर्जी डिफरेंस चेक करें फाइनल माइनस इनिशियल के अकॉर्डिंग, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो हमें देगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन में वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 1 से लेकिन जाएगा कहाँ पर 3 में। सो इनिशियल एंड फाइनल, तो उस केस में फाइनल थर्ड स्टेट की एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रहेगी 1.51 नेगेटिव में, और फर्स्ट वाली तो अब हमें याद रह गई है 13.6 नेगेटिव में। ये सारी एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो देखो ये मुझे आंसर जो मिल रहा है दैट आंसर इज पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव आंसर मुझे ये बताएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को नीचे से मतलब n=1 से n=2 में जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो कितनी होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या है, सो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक, मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा एटम की जो भी एनर्जीज है या फिर जो भी पोटेंशियल है उसमें से बाहर निकाल देने का हमारा ट्राई है। तो जब एटम में से इलेक्ट्रॉन को पूरा नॉक कर देंगे या फिर नॉक कर देंगे, सो नॉक आउट गेम हम खेल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। सो नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम एंड दैट इज the energy required to take an electron from its ground state to the outermost orbit, that is n is equal to infinite. Now after the removal of the electron the atom is left with the positive charge, okay, क्योंकि पॉजिटिव उसका जो बैलेंस हो रहा था वो अब बैलेंस नहीं होगा। Now it is said to be ionized. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होगा, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाली n में E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ओके, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/n² नेगेटिव में, ओके। सो नेगेटिव में अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो इफ n गोज इनफाइनाइट योर E गोज 0। E1 दैट्स नेगेटिव 13.6 एंड दिस इज माई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल, so it is that accelerating potential which gives a bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उसका जो होगा वो इनर शेल या फिर इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में उसको भेजना है। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से उसके सेकंड में मतलब n इज इक्वल टू 1 से उसको भेजना है n इज इक्वल टू 2 में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, और वो तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, इट वाज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब कितना देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ताकि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और उसको चूर चूर करने के बजाय उसको ऊपर की ऑर्बिट जो होगी उसके एक्साइटेड ऑर्बिट जो होगी उसमें वो भेजेगा। सो दैट वाज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिक्वायर्ड थी। अब उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी को देने के लिए ये दिस इज द एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन मुझे कितनी देनी पड़ेगी, सो पर इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E, so this is going to give me 10.2 वोल्ट। सो एक इलेक्ट्रॉन को मुझे इतने वोल्टेज से एक्सेलरेट करना पड़ेगा या फिर इतने वोल्टेज की पोटेंशियल देनी पड़ेगी। द सेम थिंग गोज विद दिस 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए तो पर इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए 12.09 वोल्ट।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? सो इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिए, which gives a bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom by knocking one of its electrons completely out of the atom. ओके, कंप्लीटली अगर उसको बाहर निकाल देना है तो मैं क्या करूंगा कि 13.6 की एनर्जी माइनस में है उसकी और मुझे जीरो बनानी है, तो मुझे सिंपली 13.6 की एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ऐड करने के लिए मुझे उसको पर इलेक्ट्रॉन 13.6 वोल्ट का एक्सेलरेटिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। देखिए चैप्टर जो है उसमें बहुत ही छोटी छोटी एंड कंसेप्चुअल थियोरीज है, और मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो है उसके फॉर्मूले। तो कौन सा मॉडल कहाँ फेल हुआ, उसने कहाँ कहाँ हमारी हेल्प कर दी, और उस मॉडल का मतलब रुदरफोर्ड मॉडल है, जे जे थॉम्सन मॉडल है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको आपको याद रखना है। बाकी चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, इन द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, द न्यूक्लियस जिसकी रेडियस है अबाउट 10⁻⁻15 मीटर इज एनालॉगस टू द सन। अगर उसको कंप्लीटली सन एंड अर्थ सिस्टम के लिए हम कंसिडर करें, अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट, जिसकी रेडियस, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर में वो घूम रहा है। अब उस रेडियस में अगर सेम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बजाय सन एंड अर्थ सिस्टम अगर हम सोचें, ओके, तो डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शंस एज दोज ऑफ एटम। अगर जिस तरह न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितने प्रपोर्शन में दूर है, उतने ही प्रपोर्शन में अगर अर्थ को दूर रखना है, तो अर्थ हमारी जो है उसको क्लोजर सन से ले जाना पड़ेगा या फिर फर्दर अवे ले जाना पड़ेगा। सो द रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट इज अबाउट 1.5 10⁻11 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द सन इज टेकन एज 7 × 10⁸ मीटर, 7 × 10⁸ मीटर। सो चलिए देखते हैं, बहुत ही इजीली उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इसमें। तो कि सबसे पहले जो प्रोपोर्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वही प्रोपोर्शन हम सन एंड अर्थ के लिए लगा देंगे, सिंपल एज दैट। तो रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻15, माइनस पावर ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -10 + 15, फाइनल आंसर विल बी 10⁵. सो द इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की रेडियस थी, इट इज 10⁵ टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करेंगे? सन से, और इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अर्थ से। सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज नाउ सन। सो क्या होगा, अब अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस 10⁵ टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ द सन होनी चाहिए। ओके, सो if the radius of the earth's orbit around the sun were 10⁵ times larger than the radius of the sun, the radius of the earth's orbit would be how much? तो अभी जो है 7 × 10⁸, that is the radius of the sun, उससे 10⁵ टाइम्स हमें उसको लेना पड़ेगा। उससे 10⁵ टाइम्स अगर आप लोगे तो it will be 7 × 8 + 5, that will be 13. So 7 × 10⁻13 meter, and this is more than 100 times than greater than the actual orbit of the radius of orbital radius of earth। अभी जहां पर है उससे 100 times further हमें भेजना पड़ेगा। So thus the earth would be much further away from the sun. It implies that an atom contains a much greater fraction of the empty space than our solar system does. So this was the case about the first numerical or first illustration of this chapter। बहुत ही easy है। Let us go for the second. In the Geiger-Marsden experiment, what is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 million electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction?
अगर उसको रेस्ट पे रखा और उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है मुझे, ओके, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हेड ऑन कॉलिजन ओवर हियर, ओके। और उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था, सो लेट अस गो फॉर दैट। हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है, ओके। और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी मुझे दी है और न्यूक्लियस जो है वो गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट वाला लेना है, इसका मतलब कि गोल्ड न्यूक्लियस लेना है, ओके। और गोल्ड न्यूक्लियस जो हमारा है उसका Z कितना होगा, उसके अंदर 79 प्रोटॉन 79 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स को हम कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो कोलम्बियन पोटेंशियल जो है उसकी वजह से सारे चेंजेस हुए थे जिसमें न्यूट्रॉन पार्ट नहीं लेता। द की आइडिया ओवर हियर इज दैट थ्रू आउट द स्कैटरिंग प्रोसेस the total mechanical energy of the system consisting of an alpha particle and gold nucleus is conserved, क्योंकि बाहर से उसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी और गोल्ड की एनर्जी उन दोनों को मिलाकर जो टोटल होगी वो कंजर्व रहेगी। सो द सिस्टम्स इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज EI and before the particle and nucleus interact it is equal to the mechanical energy EF when alpha particle momentarily stops, ओके क्योंकि जब वो स्टॉप होगा तो उसकी काइनेटिक जीरो हो जाएगी, जो भी बचेगा वो पोटेंशियल बचेगा। इनिशियल एनर्जी इज EI इज जस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ K बिकॉज जो भी न्यूक्लियस था हमारा उस न्यूक्लियस की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सो सिर्फ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल की एनर्जी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। द फाइनल एनर्जी इज EF, इट इज जस्ट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर दो चीजें होगी, एक होगा अल्फा पार्टिकल और एक होगा न्यूक्लियस, तो ये दो चीजें मेरे पास रहेगी। द पोटेंशियल एनर्जी U कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आवर इक्वेशन, जो हमने इससे पहले भी यूज किया था और डिराइव भी किया था। सो लेट D बी द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एट द स्टॉपिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी EI इज इक्वल टू EF, ओके। सो उसका जो K है वो कितना होगा, सबसे पहली चीज, सो इट इज स्मॉल k या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। तो ये हो गया उसका पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल मेरा बना है वो बन जाएगा 2ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी नाउ, ओके। सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, K इक्वल्स टू जो था उसको कन्वर्ट कर दो D इक्वल्स टू में, और D इक्वल्स टू में कन्वर्ट करो तो K को नीचे भेज दो, सो 2ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। सो जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा पार्टिकल का K कितना है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मिलियन मीन्स 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19, तभी जाके वो बन जाएगा हमारा SI यूनिट्स। 1.2 10⁻12 जूल, तो ये तो ऑलरेडी जूल में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज K कूलम्स कांस्टेंट, और दैट इज 9 into 10⁻⁹। देयरफॉर ये सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.84 10⁶ Z इज फॉर द गोल्ड न्यूक्लियस मीटर। द एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉइल मटेरियल गोल्ड इज 79। सो हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर अप्रोच फॉर गोल्ड इज 3.84 10⁻⁻16 into 79 तो चलो ये डायमीटर हमारा कितना है 3 10⁻⁻14 30 FM। अब देखो द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज देयरफॉर लेस देन 3 into 10⁻⁻14 मीटर। वो कितना है 3 into 10⁻⁻14 मीटर इज इतने से भी कम है। सो दिस इज नॉट इन वेरी गुड एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, क्योंकि हमारा ऑब्जर्व्ड रिजल्ट जो था वो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट कुछ और था, ओके। और अभी हमें जो मिल रहा है वो कुछ और है। सो विद द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट एज द एक्चुअल रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज 6 Fermi,
and the cause of discrepancy is that the closest distance of approach is considerably larger, बहुत ही बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो उसके जो ओरिजिनल वैल्यू है उस ओरिजिनल वैल्यू से भी बहुत बहुत दूर से वापस चला जाता है और वो नहीं जा उसको उसके नज़दीक नहीं जा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एट ऑल टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। सो it is greater than the sum of the radius of the gold nucleus and alpha particle. Thus, the alpha particle reverses its motion without ever actually touching the gold nucleus, क्योंकि वो टच करे उससे पहले उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है हमारे उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।